हिंदी व्याकरण जो हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ वर्ग हैं तथा उनके उच्चारण स्थान हैं जो ट्रिक के माध्यम से भी याद किया जा सकता है। जैसे क ख ग घ अंग, ये है क वर्ग। च छ ज झ ञ है च वर्ग। तो इस तरह हम कंठ क ख ग घ अंग का होगा कंठ से, उच्चारण स्थान इसका कंठ है। और च छ ज झ ञ का है तालव्य यानी तालु। और ट ठ ड ढ अण है मूर्धन्य यानी मूर्धा। और त थ द ध न यह है दंत यानी दांत। प फ ब ब म ओंठ यानी ओष्ठ, यह इसका उच्चारण स्थान है। इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। के टी एम डी ओ, ऊपर से याद करेंगे कंठ, कंठ का के, तालु का टी, यम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। इसी तरह अब ये पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि अल्प प्राण कौन है और महाप्राण कौन है। तो एक एक गैप करके रहेगा। क का रहेगा अल्प प्राण, ख है महाप्राण, इसी तरह नीचे लाइन में दिया गया है। और फिर ग का है अल्प प्राण और घ का महाप्राण, फिर अल्प प्राण, एक एक गैप करके रहेगा। फिर सघोष अघोष पूछा जाता है। तो आगे के 2 अक्षर होंगे अघोष और पीछे से 3 होंगे सघोष। इस तरह हम याद कर सकते हैं। इसी तरह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन है। तो य र ल व, इसकी परिभाषा हो सकती है जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या है? य र ल व, य का उच्चारण स्थान है तालव्य, र का है दंत और ल का है दंत मूल्य वही, और व का ऊपर के दांत और निचला का ओंठ, निचला ओंठ से रहेगा व। और ये क्या है? सघोष है और अल्पप्राण है। य र ल व क्या है? सघोष है और अल्पप्राण है। इसी तरह ऊष्म या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष का घर्षण हो या रगड़ खाकर निकले उसे ऊष्मा या गर्मी पैदा होती है, उसे ऊष्म कहते हैं या संघर्षी कहते हैं व्यंजन। इसमें इसका है वर्ग श, स, श, ह। बड़ा सा सलगम वाले श का क्या है? तालु। और श का है मूर्धा। और श का है दंतमूल मसूड़ा। और ह का है स्वर यंत्र, कंठ के भीतर से निकलता है। ये क्या है? सघोष है और महाप्राण है। फिर पूछा जा सकता है कि उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? तो र और ढ है। जिन शब्दों का उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठाकर मूर्धा को स्पर्श करें फिर झटके के साथ नीचे आए उसे उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। जैसे ड का मूर्धन्य है, मूर्धन्य और क्या है? सघोष है और अल्पप्राण है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ढ का भी मूर्धन्य है उच्चारण स्थान, और सघोष है और महाप्राण है। फिर इसके बाद हम समास पढ़ेंगे। समास शब्द 2 शब्दों सम तथा आस के मेल से बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। इसे दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से नए सार्थक शब्द
को समास कहते हैं। समास के भेद हैं कुल 6। पहला है अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, और फिर द्विगु समास, फिर द्वंद्व, फिर बहुव्रीहि। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अव्ययी भाव समास के परिभाषा क्या है? जिस समास का पहला पद प्रधान हो, अव्यय हो, अव्यय मतलब पहले हो, उसे अव्ययी समास कहते हैं। इसका कुछ उदाहरण दिया है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रतिदिन, इसमें प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, आजन्म, जन्म से लेकर, यथासंभव, जैसा संभव हो, अनुरूप, रूप के योग्य, जो पीछे दिया है उसको पहले जोड़ा गया है, इसलिए अव्ययी भाव समास है। और फिर भरपेट, पेट भर के, प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध, हाथ, हाथ हाथ, हाथों हाथ, तो हाथी, हाथी में हाथ। इसी प्रकार अब दूसरा है तत्पुरुष समास। इसकी पहचान क्या है? परिभाषा, जिस समास में बाद में अथवा उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर तत्पुरुष समास होते हैं, तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो, गायब हो, जिसे हमें दिखाई नहीं देगा, उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे राजकुमार, तो राजा का कुमार, इसमें बीच का शब्द क्या है? लुप्त है, हम नहीं देख सकते या लिखते नहीं हैं, तो राजा का कुमार। धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। रचना को करने वाला, रचनाकार, तो रचनाकार हो गया, ये तत्पुरुष समास है। अब इसके बाद कर्मधारय समास का उदाहरण है, समस्त पद तथा उत्तर पद प्रधान हो, तथा पूर्व पद और व उत्तर पद में अपमान, उपमेय तथा विशेष संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण हैं, कमल के समान चरण, यानी चरण कमल, उसके समान होगा तो वो कर्मधारय होगा। कलता, यानी कमल सी लता, कनक लता सॉरी, यानी कमल सी लता। कमल नयन, यानी कमल के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। लाल मणि, लाल है मणि, जो मणि। इसी तरह द्विगु समास है, द्विगु समास का उदाहरण होगा, नहीं, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए आप। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्वि मैं इस तरह याद की थी, द्वि मतलब दो, दो जो है संख्यावाचक है, इसलिए ये संख्यावाचक रहेगा तो द्विगु समास होगा। जैसे दोपहर, दोपहरों का समूह। चौराहा, चौराहों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। और सप्ताह, 7 दिनों का समूह। इस सब के आगे क्या लगा है? संख्या लगा है, इसलिए ये क्या है? द्विगु समास। ये बहुत आराम से याद हो जाएगा। फिर द्वंद्व समास क्या है? फिर द्वंद्व समास है जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, इसमें पहला दूसरा पद प्रधान ना हो, दोनों ही पद प्रधान रहेगा तो द्वंद्व होगा। कहते हैं ना, द्वंद्व मतलब झगड़ा, मतलब हम दोनों अच्छे हैं, दोनों बेस्ट हैं, तो इसलिए द्वंद्व समास, ये ट्रिक के माध्यम से मैं याद की थी। तो दोनों पद प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। विग्रह करने पर और लगेगा या लगेगा तो द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे नदी, नाले, नदी और नाले। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख, और लगा है, दोनों पद प्रधान है, सुख भी प्रधान है, दुख भी प्रधान है,
पाप भी प्रधान है और पुण्य भी प्रधान है। इसी तरह देश विदेश, देश और विदेश, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, ये भी आसानी से याद हो जाएगा। द्वंद्व समास। फिर हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें अब कोई भी पद प्रधान नहीं रहेगा और तीसरा पद होगा जो हमें दिखाई नहीं देता, उसे कहेंगे बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अब लंबा है उदर जिसका यानी गणेश। इसमें कहीं दिया नहीं गया है कि कौन पद प्रधान होगा, सीधा गणेश होगा। दशानन, दस है आनंद जिसके यानी रावण। चक्रपाणी, चक्र है पाणी जिसके यानी विष्णु भगवान, विष्णु भगवान। महावीर, महान वीर है जो हनुमान। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु। इस तरह इसकी कोई भी पद प्रधान नहीं होंगे तो वो बहुव्रीहि समास कहलाएगा। अक्सर कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर जिसका उसका विशेष अर्थ निकलेगा, उसका कोई तीसरा पद प्रधान रहेगा तो बहुव्रीहि समास पे लगाएंगे ऑप्शन पे, और नहीं तो कर्मधारय पे लगाएंगे। अब है संज्ञा से अव्यय तक। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के भाव को, नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के प्रकार नहीं, संज्ञा के भेद पूछा है। तो उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब ऑप्शन में दे देगा 5 दे देगा या तो 3 देगा, तो उत्पत्ति के आधार पे कितने हो गए, 3 हो गए। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ में होगा कृष्ण, यमुना, और यौगिक में पनघट, 2 शब्दों से मिलके बना है, पन और घट। पाठशाला, यौगिक में तो जोड़ना, मतलब पाठशाला, पाठ धन शाला, 2 शब्दों से है। और योग रूढ़ है, इसमें जुड़ा हुआ है जलज। उत्पत्ति के आधार पे 3 थे, अब अर्थ के आधार पे कितने होंगे संज्ञा के, 5। व्यक्तिवाचक, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, जैसे राम, गंगा, पटना आदि। और जातिवाचक, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी, पर्वत, लड़की आदि। नदी एक जाति हो गया, पर्वत भी एक जाति की तरह हो गया, कोई भी पर्वत हो सकता है, लड़की कोई भी लड़की हो सकती है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा में होगा जो संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो, उसे वस्तु या कोई वस्तु बनी हो तो उसे द्रव्यवाचक कहेंगे। कोई सामान जैसे होगा तो उसे कहेंगे द्रव्यवाचक, जैसे सोना पदार्थ में आएगा, चांदी, तांबा द्रव्य। अद्रव्य पदार्थ में क्या आएगा, तेल, पानी, घी, दही, गैस। गैस पदार्थ में, गैसीय पदार्थ में क्या आएगा, धुआं, ऑक्सीजन। ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसे मटेरियल नाउन भी कहते हैं, इंग्लिश में बगल में दिया है। समूहवाचक, अब समूह, जो शब्द संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति या वाचन न होकर समूह समुदाय का वाचक हो उसे समूहवाचक कहेंगे। जैसे एक पूरा वर्ग होता है, जैसे कोई जाति वर्ग ले लेते हैं हम, टीम खिलाड़ी में एक सब पूरा समूह बन जाता है। सभा हो गया, फिर हो गया समिति हो गया, फिर परिवार हो गया, परिवार में बहुत लोग आ जाएंगे, समिति में बहुत लोग आ जाएंगे, सभा में भी बहुत लोग आ जाएंगे, तो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। इंग्लिश में से कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। फिर है भाववाचक, यानी यह हमें दिखाई नहीं देगा, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने के लिए कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे क्रोध, अंदर से क्रोध निकलता है, मिठास, यौवन आदि। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है,
लोहा, पुस्तक व लकड़ी आदि जो किसी पदार्थ या वस्तु के नाम हैं। पशु जैसे आचरण या व्यवहार से मुक्त शब्द को पशुता को प्रकट करता है। यह एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यानी पशुता एक क्या है? भाववाचक संज्ञा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।